अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, द एमडीकेड एस्पिरेंट्स। ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि हम सिलेबस और सिलेबस के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स से हम लोग इस चैप्टर का आगाज़ करते हैं और फिर तरतीब के साथ जो है हम लोग टॉपिक्स जो एमडीकेड के अंदर शामिल किए गए उन्हें भी डिस्कस करेंगे और कुछ एडिशनल पॉइंट्स जो होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो से हम लोग शुरू करते हैं। अगर हम लोग कंटेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये 10 टॉपिक्स जो हैं वो शामिल किए गए हैं। पहले तो हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिफाइन करना है और उनकी क्लासिफिकेशन हमने बयान करनी कि कौन कौन से हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। और फिर उसके बाद जो दूसरा टॉपिक होगा कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है। फिर उसके बाद वाटर की प्रॉपर्टीज़ हो गई, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए और फिर न्यूक्लिक एसिड। इस तरह से बाकी मॉलिक्यूल्स का डिस्कस किया जा रहा है। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ 2 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर को भी डिस्कस करेंगे। तो ये 2 टॉपिक्स आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस होने हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन का जिक्र किया जा रहा है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर ही हमारे पास इसकी डेफिनेशन जो है आ जाती है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स असल में वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और ये हमारी ज़िंदगी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और दूसरी बात कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, ये कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि जानदार की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो हमारी बॉडी में बनने वाले वो मॉलिक्यूल्स जो ऑर्गेनिक हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम लोग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहेंगे। अब ये हमारी बॉडी को हासिल होते हैं, डाइजेशन के ज़रिए से हम इनको हासिल करते हैं या फिर हम लोग खुद प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि प्लांट्स होते हैं, वो खुद इन चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं। अब इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के हवाले से बात ये बयान की जा रही कि हमारे सेल के मुख्तलिफ हिस्सों को बनाने में ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बनी होती है। उसके अलावा कई सारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं। तो मुख्तलिफ सेल की कंपोनेंट्स को बनाने के लिए, सेल के हिस्सों को बनाने के लिए ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। ये मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस में भी इस्तेमाल होंगे। मिसाल के तौर पर जब ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स टूटते हैं तो एनर्जी हासिल होती है। उस एनर्जी का इस्तेमाल फिर मुख्तलिफ चीज़ों के लिए किया जा सकता है। मिसाल ग्रोथ के लिए वो एनर्जी भी इस्तेमाल हो सकती है, या फिर केमिकल रिएक्शन हुआ, उसके नतीजे में एक और प्रोडक्ट बन गया जो कि सेल की ग्रोथ के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर सेल ने अपने आप को बढ़ाना है तो सेल ने अपनी मेम्ब्रेन को भी बढ़ाना होगा। उसके बाद वो 2 हिस्सों में तकसीम होगा। तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे जो कि सेल मेम्ब्रेन को भी बनाएंगे। सेल एक बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा। सेल के मटीरियल जितने होंगे वो भी डबल हो चुके होंगे और इस तरह से सेल जो है फिर ग्रो करेगा और डिवाइड हो जाएगा, रिप्रोडक्शन यानी देखने को मिलेगी। और सेल मुख्तलिफ तरह से अपने आप को बचाता भी है। तो हमारी बॉडी जैसे कि बचाने के लिए खुद को जरासीमों से प्रोटीन्स बनाती है, वो भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम एंटीबॉडीज़ कह रहे होते हैं। तो मुख्तलिफ तरह के मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे जो हमें ज़िंदा रखने में, हमारी ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए या स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए ज़रूरी होंगे। वो सारे मॉलिक्यूल्स हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होंगे। मज़ीद बात करेंगे तो ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिन चीज़ों के बने होते हैं, उन्हें हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। वैसे पीरियोडिक टेबल को आप देखते हैं तो 118 एलिमेंट्स आपको नज़र आते हैं। उनमें से वो एलिमेंट जो जानदारों के अंदर पाए जा रहे हैं वो बायो एलिमेंट्स है और वो 25 इन नंबर होते हैं। हमारी बॉडी में इंसानों के अंदर जो बायो एलिमेंट्स है वो 16 के करीब बायो एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद है। ये 16 मुख्तलिफ एलिमेंट्स आपस में जुड़ करके मॉलिक्यूल्स बनाएंगे और वो मॉलिक्यूल्स हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होंगे। मज़ीद हम अगर इन बायो एलिमेंट्स के हवाले से जिक्र करेंगे तो हम इनकी 3 कैटेगरीज काउंट कर लेते हैं। एक वो बायो एलिमेंट्स जो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, उन्हें मेजर बायो एलिमेंट्स कहा जाता है और सेल के अंदर ये 99% मौजूद होते हैं। यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म लिखा हुआ है। सेल के अंदर जितना भी मटेरियल पाया जाता है, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर हो, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला मटेरियल हो, वो प्रोटोप्लाज्म कहलवाता है। तो 99% प्रोटोप्लाज्म यानी कि सेल जो है वो इन मेजर बायो एलिमेंट्स का बना होगा। फिर हमारे पास कुछ ऐसे बायो एलिमेंट्स होंगे जिन्हें हम माइनर बायो एलिमेंट्स कहेंगे, जो कि 1% से भी कम मौजूद होंगे। और कुछ ऐसे भी होंगे हमारे पास जो 0.01% से भी कम होंगे और उन्हें हम ट्रेस एलिमेंट्स कह रहे होंगे। तो ये 3 तरह के बायो एलिमेंट्स हैं जो कि आगे चल करके बायो मॉलिक्यूल्स को बना रही होंगे। अब यहाँ पर 6 मेजर बायो एलिमेंट्स का जिक्र किया जा रहा है जो कि हमारी बॉडी के अंदर 99% मौजूद होते हैं। जो कि ये वाली जो हमारे पास तस्वीर है ये फेडरल की बुक से लिखी हुई है। फ़र्क यहाँ पर कैल्शियम का है। सिंध की बुक के अंदर जो है सल्फर मौजूद है लेकिन यहाँ पर कैल्शियम मौजूद है, बाकी की तादाद जो है सेम है। तो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो बायो एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन की तादाद देखते हैं तो 65% ऑक्सीजन मौजूद है, कार्बन 18%, 10% हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम को देखेंगे तो वो 2% मौजूद है और फास्फोरस 1% में मौजूद है।
आपकी सिंध की बुक के अंदर सल्फर लिखा हुआ है, जबकि सल्फर जो है वो 0.25% होता है, तो काफ़ी कम तादाद में सल्फर मौजूद होता है। तो सल्फर एक माइनर एलिमेंट दरअसल है। सल्फर के अलावा जो और माइनर एलिमेंट्स है वो है पोटाशियम, क्लोरीन, सोडियम और मैग्नीशियम। फिर जो ट्रेस एलिमेंट्स है ज़्यादातर इनके अंदर जो है वो मेटल्स शामिल है, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीज हो गया या फिर जिंक हो गया। तो ये 0.01% से भी कम मिलने वाले ट्रेस एलिमेंट्स। फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को हमने किस तरह से ग्रुप्स के अंदर रखा हुआ है। तो हमारे पास 4 ग्रुप्स इनके बनते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। एक और ग्रुप भी बन जाता है जिसे हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जिसमें दो मुख्तलिफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होंगे, तब ये जो है हमारे पास ग्रुप बनेगा। मिसाल के तौर पर अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये प्रोटीन के साथ जुड़ जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एक अलग मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन अलग है। इन दोनों का जुड़ा हुआ मॉलिक्यूल हमारे पास एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होगा। इसी तरह से अगर प्रोटीन लिपिड के साथ जुड़ जाता है तो इनका जुड़ा हुआ मॉलिक्यूल कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहलवाएगा। तो इस तरह से जब दो मुख्तलिफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल हमारे पास बनता है। हम लोग यहाँ पर यह भी जिक्र कर लेते हैं कि हमारे सेल के अंदर और बैक्टीरिया के सेल के अंदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स किस तादाद में मौजूद होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल का जिक्र किया जा रहा है जो कि है वाटर। वाटर दरअसल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। एक सवाल इस तरह से हो जाता है कि सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कौन सा है, तो कुछ स्टूडेंट्स जो है वो वाटर को टिक कर देते हैं, जबकि उस सवाल के अंदर जो सही जवाब होगा वो प्रोटीन का होगा कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होता है, जो कि इंसानों के सेल्स के अंदर या दूसरे मेमल्स के अंदर 18% मौजूद होगा। बैक्टीरिया के अंदर यही 15% मौजूद है, यानी कि बाकी जितने भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो 10% से भी कम मौजूद हैं। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स को देखोगे तो हमारे अंदर ये 4% और बैक्टीरिया के अंदर ये 3% मौजूद है। लिपिड्स भी इसी तरह से हमारे अंदर 3%, बैक्टीरिया के अंदर 2%। डीएनए भी हमारे अंदर जो है 0.25%, जबकि बैक्टीरिया के अंदर 1%। आरएनए हमारे अंदर 1.1% और बैक्टीरिया के अंदर 6% मौजूद है। 2% के अंदर हमारे अंदर और बैक्टीरिया की सेल के अंदर जिन मालिक्यूल्स का जिक्र किया जा रहा है वो ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स ही हैं, लेकिन बहुत कम तादाद में मौजूद है, जैसे कि एंजाइम्स हो गए। ये दरअसल प्रोटीन के बने मालिक्यूल्स होते हैं। हार्मोन्स की बात करें तो ये भी प्रोटीन के बने हुए मालिक्यूल्स होते हैं। उसके अलावा मेटाबोलाइट्स का जिक्र किया जा रहा है। मेटाबोलाइट्स वो मालिक्यूल्स हैं जो कि मेटाबॉलिज्म में या तो खर्चे हो रहे होते हैं, इस्तेमाल हो रहे होते हैं, या मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनते हैं। मिसाल के तौर प्रोटीन टूटा तो जो मालिक्यूल्स बने वो भी हमारे पास मेटाबोलाइट्स ही कहलवाएंगे। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट टूट रहा है, दूसरे मालिक्यूल्स बन रहे हैं, वो भी हमारे पास मेटाबोलाइट्स कहलवाएंगे। तो मेटाबोलाइट्स या तो इस्तेमाल होते हैं मेटाबॉलिज्म में या फिर कंज्यूम हो रहे होते हैं। बाकी 1% के अंदर इनऑर्गेनिक आयंस हो गए, जिसके अंदर सार्स वगैरह हो गया हमारे पास, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, या फिर सल्फेट के आयंस जो है हमारे पास हो गए। मज़ीद अगर हम लोग इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की भी फर्दर क्लासिफिकेशन करें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं हमारे पास, उनके 3 हमारे पास ग्रुप्स बन जाते हैं। एक मोनोसेक्राइड्स होते हैं जिनके अंदर हमारे पास राइबोस, ग्लूकोज, फ्रक्टोज जो है ये आके ये सिंपल शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब कि राइबोस को तोड़ करके दूसरा शुगर नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह से ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, तो इन्हें तोड़ करके भी दूसरे शुगर के मॉलिक्यूल्स नहीं बनाए जा सकते। दूसरा हमारे पास ग्रुप जो है वो ओलिगोसेक्राइड कहलवाता है। ओलिगोसेक्राइड को तोड़कर हमें कुछ ना कुछ शुगर मिलने वाले हैं। अगर एक ओलिगोसेक्राइड 2 शुगर का बना होगा तो उसे डाइसेक्राइड जो है कहा जाएगा। डाइसेक्राइड के अंदर मिसाल आ गया हमारे पास एक माल्टोस, एक हो गया सुक्रोज, एक हो गया हमारे पास लेक्टोज। अगर हम लोग सुक्रोज को तोड़ते हैं तो हमारे पास एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मिलने वाले हैं। मतलब कि ओलिगोसेक्राइड्स वो होंगे जिन्हें तोड़ करके हमें कुछ ना कुछ शुगर के मॉलिक्यूल्स मिलने वाले हैं। अगर एक ओलिगोसेक्राइड टूटा तो 2 से लेकर के 10 के शुगर के मॉलिक्यूल्स हमें मिल सकते हैं। और ये जो शुगर के मॉलिक्यूल्स आपस में जब जुड़े होते हैं तो जो बॉन्ड इनके दरमियान मौजूद होता है उसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहा जाता है। आगे हम डिस्कस करेंगे किस तरह से ये पूरा बॉन्ड जो है बन रहा होता है। जैसे कि हमने बात की ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इन दोनों के दरमियान ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा। जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो हमारे पास सुक्रोज का मॉलिक्यूल होगा। फिर एक किस्म होती है इनकी जिसे पॉलीसेक्राइड्स कहा जाता है। जब 10 से भी ज़्यादा शुगर के मॉलिक्यूल्स अगर आपस में जुड़े होंगे तो पॉलीसेक्राइड बन जाएगा। जैसे स्टार्च है, इसमें कई सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं। ग्लाइकोजन है, इसमें भी कई सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं। सेल्यूलोज है, इसके अंदर भी कई सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं। तो ये तीनों ही ग्लूकोज के बने हुए बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं।
स्टार्च के अंदर और ग्लाइकोजन में अल्फा ग्लूकोस होता है, जबकि सेल्यूलोज में बीटा ग्लूकोस होता है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि अल्फा और बीटा का फ़र्क किस तरह से। काइटिन के अंदर एक मॉडिफाइड ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है, जिसे हम एन एसिटाइल ग्लूकोस अमाइन जो है कह रहे होते हैं। प्रोटीन की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो प्रोटीन जो है वो बेसिकली अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं, और अमाइनो एसिड एक और दूसरा अमाइनो एसिड इनके दरमियान में जो बॉन्ड होगा उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे इनको हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारे पास दो हो गए, फाइब्रस हो गए या फिर हमारे पास ग्लोबुलर हो गए। फाइब्रस के अंदर कोलेजिन केराटिन हो गई, ग्लोबुलर के अंदर हेमोग्लोबिन हो गया, मायोग्लोबिन हो गया। यह हमारे पास एंजाइम्स मुख्तलिफ तरह के हो गए। फंक्शन के हिसाब से हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। कुछ हमारे पास एंजाइम होंगे, कुछ हार्मोन्स होंगे, कुछ एंटीबॉडीज होंगे, कुछ हमारे पास तरह से ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होंगे। कंपोजिशन के हिसाब से बात करेंगे तो हमारे पास फिर दो किस्में हो सकती हैं। एक सिंपल प्रोटीन होंगे जो सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड के बने हुए होंगे, उनमें कोई और मालिक्यूल नहीं होगा। दूसरे हमारे पास कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हो सकते हैं, जिनमें अमाइनो एसिड्स तो होंगे लेकिन साथ में कुछ और मालिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसे हेमोग्लोबिन होता है। वहाँ पर अमाइनो एसिड तो मौजूद है, 574 अमाइनो एसिड मौजूद है, लेकिन आयरन के मालिक्यूल्स भी वहाँ पर शामिल हैं। तो इस तरह से कॉन्जुगेटेड प्रोटीन भी हो सकते हैं, सिंपल प्रोटीन भी हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं लिपिड्स के हवाले से। अगर लिपिड्स की बात करी जाती है तो लिपिड्स जो होते हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकते। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि अल्कोहल हो गया, उसके अंदर ये डिज़ोल्व हो सकते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं इनमें, जैसे कि एक ग्रुप है फैट्स एंड ऑयल्स, जिन्हें हम इसाइल ग्लाइसरॉल भी कह रहे होते हैं। इसके अंदर जो मालिक्यूल मौजूद है वो है ग्लाइसरॉल का एक मालिक्यूल, और इसके साथ 3 फैटी एसिड जो है वो मौजूद हो सकते हैं। जो इनमें बॉन्ड मौजूद होगा उसे हम ईस्टर बॉन्ड या ईस्टर लिंकेज कह रहे होते हैं। उसके अलावा एक और ग्रुप इनके अंदर पाया जाता है जिसे हम फास्फोलिपिड कह रहे होते हैं, जिसके अंदर फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल, फास्फेट, कोलाइन, इस तरह से मुख्तलिफ मालिक्यूल्स मौजूद हो सकते हैं कोलाइन की जगह पर। इनके दरमियान में कार्बन कार्बन लिंकेज भी होगी, ईस्टर लिंकेज भी हमें देखने को मिल सकती है। वैक्सेस जो हैं इनके अंदर जो मालिक्यूल मौजूद होगा वो होगा मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, यानी कि एक ऐसा अल्कोहल का मालिक्यूल जिसमें एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद होगा और इसके साथ में एक फैटी एसिड जो है वो जुड़ा होगा ईस्टर लिंकेज के साथ में। टेरपेनॉइड्स की अगर हम बात करेंगे, इसके अंदर जो मालिक्यूल्स होते हैं उन्हें आइसोपेरोनाइड यूनिट्स कहा जाता है, और इनमें कार्बन कार्बन हमें लिंकेज देखने को मिलती है, कार्बन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा। अब हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के हवाले से। न्यूक्लिक एसिड वो मालिक्यूल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड कौन से मालिक्यूल को कहा जाएगा? न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक 5 कार्बन वाला शुगर का मालिक्यूल होगा। इसका पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये 5वां कार्बन। अब इसके पहले कार्बन के साथ एक नाइट्रोजनस ग्रुप जुड़ा होगा, नाइट्रोजनस बेस हम इसको कहेंगे, और इसके 5वें कार्बन के साथ फास्फेट जुड़ा होगा। तो ये वाला मॉलिक्यूल हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड कहलवाएगा। अब अगर अकेला न्यूक्लियोटाइड है तो इसे मोनोन्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा। अगर दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए तो डाइन्यूक्लियोटाइड। अगर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है तो इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा। मोनोन्यूक्लियोटाइड के अंदर एटीपी आ जाता है, एडीपी आ जाता है और एएमपी आ जाता है। एटीपी के अंदर 3 फास्फेट होते हैं जो कि पेंटोज शुगर के साथ जुड़े होंगे। एडीपी में फिर 2 फास्फेट होंगे और एएमपी जो है इसके अंदर सिंगल फास्फेट मौजूद होगा। ज़्यादातर हमें यही देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा एनर्जी भी उसके पास होगी जिसके पास फास्फेट ज़्यादा होंगे, एटीपी के पास ज़्यादा एनर्जी मौजूद होगी। एक और यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है जो कि साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफास्फेट। ये दरअसल हार्मोन के काम करने में मदद करता है। हार्मोन जो है वो प्राइमरी मैसेंजर होता है और सेकंड मैसेंजर के तौर पर ये साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफास्फेट जो है काम कर रहा होता है। सेल में हार्मोन के मैसेज को आगे पहुंचाने का काम करता है। डाइन्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे, इसके अंदर हमारे पास 2 किस्में हैं, एक है एनएडी और दूसरे हैं एफएडी। एनएडी का फुल फॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हैं निकोटीन अमाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और एफएडी का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं फिलेमिन अमाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो इनके दरमियान में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। ये दोनों ही मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में हेल्प कर रहे होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो साथ में एनर्जी भी ट्रांसफर कर रहे होंगे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स आ गए, जैसे कि डीएनए हो गया और आरएनए हो गया। आरएनए की फिर हमारे पास 3 किस्में हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। यहाँ पर आप बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं, उनकी टाइप्स को देख सकते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन सी चीज़ों के बने हुए हैं ये चीज़ें भी आप देख सकते हैं, और उनके दरमियान में जो लिंकेज है, जो बॉन्ड पाया जा रहा है वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में अगर हम जिक्र करेंगे पॉलीसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स के हवाले से, तो वो मोनोसेक्राइड्स के बने होंगे और उनके दरमियान में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मौजूद होगी।
प्रोटीन की बात करेंगे तो वो अमाइनो एसिड के बने होंगे, पेप्टाइड लिंकेज मौजूद होगी। लिपिड्स की अलग अलग किस्में हैं। अगर फैट्स एंड ऑयल्स की बात करेंगे तो इनमें ईस्टर लिंकेज मौजूद होगी। ये ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड के बने होंगे। फास्फोलिपिड का जैसे कि हमने जिक्र किया कि ये ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड फास्फेट, साथ में कोलाइन होगा या फिर ये किसी और मालिक्यूल के बने हुए हो सकते हैं। ईस्टर एंड कार्बन कार्बन लिंकेज होगी। टैपेनॉइड जैसे कि हमने जिक्र किया आइसोप्रोनाइड यूनिट के बने होंगे। आइसोप्रोनाइड यूनिट वो होता है जिसमें कार्बन 5 और हाइड्रोजन जो है वो 8 मौजूद होते हैं। जबकि न्यूक्लिक एसिड्स की बात करेंगे, इनके अंदर हमारे पास डीएनए है जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का बना होगा। आरएनए है जो कि राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का बना होगा। फास्फो डाइस्टर लिंकेज इनके दरमियान मौजूद होगी। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं तो लिंकेज भी अलग अलग इनमें मौजूद होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एक और टॉपिक के हवाले से, और वो है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। हम ये जिक्र करते हैं कि जो हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनकी हमारे पास किस कदर कौन कौन सी अहमियत हासिल है। हम यहाँ पर 12 पार्ट्स को जिक्र कर रहे हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स शामिल होंगे और उनकी इंपॉर्टेंस का डिस्कस किया जाएगा। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर हमने पहले पहले लिखा हुआ है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना और सपोर्ट प्रोवाइड करना। प्रोटीन जैसे कि हो गए जिसमें कोलेजन केराटिन हो गए, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने का काम करते हैं। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स की जो किस्में होंगी सेल्यूलोज और काइटिन, ये भी जो है शेप और सपोर्ट देने का काम करते हैं। एनर्जी के हवाले से मुख्तलिफ मालिक्यूल जो है एनर्जी के सोर्स के तौर पर मौजूद है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। सेकेंडरी सोर्स के अंदर हमारे पास लिपिड्स भी होते हैं और उसके बाद प्रोटीन जो होते हैं वो भी एनर्जी का सोर्स होते हैं अगर ग्लूकोज जो है मौजूद नहीं होगा। एनर्जी स्टोर करने का भी काम करते हैं। ग्लाइकोजन और स्टार्च ये एनर्जी को स्टोर करते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन लिपिड के मालिक्यूल ज़्यादा देर के लिए एनर्जी को स्टोर करते हैं और बॉडी को इंसुलेट भी करते हैं, यानी कि हीट लॉस से भी हमें बचा रहे होते हैं, हमारी बॉडी में गर्मियों को रखने का काम भी करते हैं। ये एंजाइमिक एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होते हैं। प्रोटीन जैसे कि एंजाइम के तौर पर काम करते हैं और रिएक्शन को तेज़ करने का काम करते हैं। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का भी काम करते हैं। डीएनए जो है उसके पास हमारी तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है जो हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, हमारे मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए ज़रूरी है। तो वो तमाम इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास मौजूद है। वो इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का भी काम करते हैं, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो आरएनए डीएनए की इन्फॉर्मेशन को हासिल करता है और फिर उसकी मदद से मुख्तलिफ प्रोटीन्स बनाता है। वो प्रोटीन फिर सेल इस्तेमाल करेंगे जिसका इस्तेमाल फिर ग्रोथ में, डेवलपमेंट में या रिप्रोडक्शन में हो रहा होगा। अब यहाँ पर सेल कम्युनिकेशन का भी जिक्र किया जा रहा है कि एक सेल दूसरे सेल से कैसे रब्ता करता है। जैसे कि हमारे पास बीटा सेल्स होते हैं जो कि पेनक्रियास में मौजूद होते हैं और उनका काम इंसुलिन बनाने का है। बीटा सेल्स जो है ग्लूकोज के बढ़े हुए लेवल के नतीजे में अगर ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा होगा तो इंसुलिन बनाएंगे। इंसुलिन बनाने के बाद ये जो इंसुलिन है ये मुख्तलिफ सेल्स के पास जाएगा, लिवर के सेल के पास जाएगा, मसल्स के सेल्स के पास जाएगा, हार्ट के सेल के पास जाएगा और फिर उनके साथ जुड़ करके वहाँ पर वो मैसेंजर के तौर पर काम करेगा और उन्हें ये ताकीद करेगा कि ग्लूकोज को वो इस्तेमाल करें या उन्हें खर्च कर दें। जैसे लिवर हो गया, वो ग्लूकोज को स्टोर करके रख लेगा। इस तरह से जो है ये मैसेंजर के तौर पर भी काम करते हैं। तो हार्मोन्स की सूरत के अंदर प्रोटीन्स काम कर रहे होते हैं या लिपिड के जो मालिक्यूल्स है वो काम कर रहे होते हैं और बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस फिर इस तरह से देखे जाते हैं। अब ये डिफेंस में भी काम करते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम बी सेल्स कह रहे होते हैं। हमारी बॉडी में बी सेल्स कुछ केमिकल्स को बनाते हैं जिन्हें हम एंटीबॉडीज़ कह रहे होते हैं। ये एंटीबॉडीज़ जो हमारी बॉडी में जरासीम आएगा, जो पैथोजिन आएगा, उसे ख़त्म करने का जो है काम कर रहे होंगे। मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट में भी ये हमारे पास मालिक्यूल्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि हेमोग्लोबिन है, वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। मायोग्लोबिन भी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। उसके अलावा कुछ सेल मेम्ब्रेन के पास प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम मेम्ब्रेन प्रोटीन कह रहे होते हैं। तो ये सेल में मटीरियल की ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे होते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन को बनाने में भी मालिक्यूल्स इस्तेमाल हैं, जैसे कि फास्फोलिपिड्स होते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं और फिर सेल मेम्ब्रेन ये तमाम चीज़ों को कंट्रोल करती है कि कौन सी चीज़ सेल से बाहर जानी चाहिए और सेल के अंदर दाखिल होनी चाहिए। सेमी परमेबल इसकी नेचर होती है। वाटर प्रूफिंग में भी हेल्प करती है, जैसे कि वैक्सेस के मालिक्यूल्स होते हैं। प्लांट्स के अंदर ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं जिसे हम क्यूटिकल कह रहे होते हैं और ये क्यूटिकल वाटर लॉस को रोक रही होती है। इसी तरह से वैक्सेस एनिमल की स्किन में भी मौजूद हो सकते हैं, फर में, फीदर में भी मौजूद हो सकते हैं और इस तरह से भी वाटर लॉस जो है बॉडी से नहीं हो पाएगा। उसके अलावा इनका ही काम ल्यूब्रिकेशन का भी हो सकता है, फ्रिक्शन को रोकने का काम कर सकते हैं। जैसे कि इंसानों के कानों के अंदर जो है एयरवैक्स मौजूद होता है। एयरवैक्स को हम सेरोमिन जो है कह रहे होते हैं। तो ये जो सेरोमिन होता है ये कान को ल्यूब्रिकेट भी कर रहा होता है और कान को जो है प्रोटेक्ट भी करता है।
कान को इस तरह से प्रोटेक्ट करता है कि कान में मुख्तलिफ चीज़ें, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो है ना जाए, तो उन्हें ट्रैप करने का काम करेगा, डस्ट पार्टिकल्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और उसके अलावा कान को खुश्क होने से भी ये बचा रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट, लेक्चर तो हुआ यहाँ पर ख़त्म। अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से। हमने यहाँ पर 10 एमसीक्यूज़ जो हैं शामिल किए हैं लास्ट के अंदर। उनमें से कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो कि पास्ट पेपर्स के अंदर आ चुके हैं और कुछ हमने अपनी तरफ से भी बनाए। तो उन एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करने से आपको अंदाज़ा ये हो जाएगा कि किस तरह के सवाल जो हैं एमटीकेट के अंदर आ सकते हैं, और उस हिसाब से आप अपने नोट्स, अपने सवाल जो है वो भी बना सकते हैं। कुछ हम भी आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी मदद जो है हो सके। सबसे पहला एमसीक्यूज़ जो हमने यहाँ पर दिया है, जो कि आईबीए एमटीकेट 2025 से आया था। हाउ मेनी सैकराइड्स यूनिट मस्ट बी प्रेजेंट इन अ पॉलीसैकराइड? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। जो भी इसका सही आंसर होगा वो आप नोट करिएगा, लास्ट के अंदर की आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहाँ से आप अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। दूसरा सवाल, नेम द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल एसेंशियल फॉर इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन विद इन सेल। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी लिपिड्स, ऑप्शन सी न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन डी प्रोटीन। ये भी एफडीए एमटीकेट 2025 में से आया हुआ है। ये वाला सवाल हमने लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था, लेकिन अगर आप इसको अभी हल कर लेंगे तो आपके लिए ये याद रह जाएगा कि कौन सा लिपिड जो है सबसे ज़्यादा जानदारों में पाया जाता है। ऑप्शन ए टर्पिन्स, ऑप्शन बी वैक्सेस, ऑप्शन सी स्टीरॉइड्स, ऑप्शन डी इसाइल ग्लाइसरॉल। फिलहाल अंदाजे के हिसाब से लगाएगा, फिर की में देखते हैं कि कौन सा हमारा सही आंसर होगा। चौथा सवाल जो कि IBMTK 2024 से लिया हुआ है, द प्रोसेस इन विच वन ग्लाइसरॉल इज लिंक्ड विद 3 फैटी एसिड्स इज एस्टरिफिकेशन। द मॉलिक्यूल इज इसाइल ग्लाइसरॉल, वैक्सेस, कोलेस्ट्रॉल या फिर फास्फोलिपिड्स। क्वेश्चन 5 इज सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन ड्यू टू प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड एंजाइम। ये वाला सवाल हमने अभी डिस्कस किया था। IBMTK 2024 से ये लिया हुआ है। अब ये वाला एमटीके 2023 में से लिया हुआ सवाल है, जो कि डाउ यूनिवर्सिटी ने एमटीकेट कंडक्ट किया था। द केमिकल कंपाउंड हैज़ द सेम परसेंटेज इन बैक्टीरियल एज वेल एज ममेलियन सेल, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर। इसी साल से एक और सवाल, द वन मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड फार्मिंग ईस्टर बॉन्ड विद वन मॉलिक्यूल ऑफ लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल इज सैचुरेटेड इसाइल ग्लाइसरॉल, अनसैचुरेटेड इसाइल ग्लाइसरॉल, फास्फोलिपिड्स और वैक्सेस। फिर कुछ हमारे सवाल जो कि हमने अपनी तरफ से ऐड किए हैं। द पेप्टाइड लिंकेज इज फाउंड बिटवीन अमाइनो एसिड्स, शुगर्स, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल और न्यूक्लियोटाइड्स। एक और सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसेक्राइड? ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज और सेल्यूलोज। फिर लास्ट सवाल हमारे पास मौजूद है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मोर एनर्जी? ATP, ADP, AMP और साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। आई होप कि आपने तमाम सवाल जो है अटेम्प्ट कर लिए होंगे। अगर आप किस सवाल पर गौर दे रहे हैं तो इसे आप पॉज करके भी उन सवालात को जो है हल कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारी की तरफ और देखते हैं हमारे पास कौन से सही हमारे पास आंसर्स होंगे। तो ये हमारे पास की जो है मौजूद है। हमने तमाम सवालात को जो है यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है, उनके आंसर्स को। तो यहाँ से आप इनको देख सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको कहूँगा कि आप लोगों के पास अगर सही हालत के अंदर प्रीवियस पेपर्स मौजूद हैं तो वो मुझे दीजिएगा, ताकि हम ज़्यादा सवाल भी अगली वीडियोज़ में ऐड कर सकें। अगर ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर कि इसे लाइक और कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। कमेंट से भी जो है वीडियो ज़्यादा आगे फैलती है। और उसके अलावा शेयर करना भी मत भूलिएगा। उसके अलावा एक एमटीकेट प्रिपरेशन ग्रुप भी हम बनाते हैं 2026 की बैच के हवाले से। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।